गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पर डे जीएस का के अंतर्गत साइंस के क्वेश्चन करते हैं, तो आज भी हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। उभयधर्मी प्रकृति क्या होता है? तो उभयधर्मी कहते किसको हैं? जैसे जो भी ऑक्साइड होते हैं, यानी कि धातु के ऑक्साइड होते हैं और अम्ल और क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उन्हीं को हम धातु उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, धातु ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि जिंक के ऑक्साइड जो हो गए जैसे ZnO, और उसके बाद एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो हो गए Al2O3। ये दोनों जो हैं, यदि ये कहीं ऑप्शन में दिख जाए तो ये दोनों उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके और क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल के साथ करेंगे तो भी लवण और जल बनाएंगे, क्षार के साथ करेंगे तो भी लवण और जल बनाएंगे। जैसे Al2O3 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है और क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। इसलिए ये दोनों जो ऑक्साइड होंगे ये उभयधर्मी ऑक्साइड होंगे। चूँकि ये धातु है इसलिए इसे धातु उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाएगा। कितनी बात समझ में आ गई? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता? तो अब आप जानते हैं लिथियम, पोटेशियम और सोडियम ये तीनों मुलायम धातुएं होती हैं। ये तीनों मुलायम धातुएं होती हैं और यदि तीनों मुलायम धातुएं होती हैं तो इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यदि आपने देखा होगा तो सोडियम धातु जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसको लैब में आप अच्छे से देखे होंगे कि ये ब्लैक कलर की एक स्ट्रिप जैसी होती है, तो इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। एल्यूमिनियम एक कठोर धातु है, इसको चाकू से काटा नहीं जा सकता, तो इसका आंसर सही होगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो विस्थापन का मान कितना होगा? अब आप ध्यान से देखिए, पहले दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं। किसी एक समय में तय की गई पथ की कुल लंबाई, जैसे आपने ऐसे ऐसे पथ तय कर लिया, अब यहाँ से यहाँ तक की, मान लीजिए यहाँ तक आप तय करते आ गए, यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की यहाँ से आपने जाने में जितना पथ की लंबाई कवर किया है, पूरी पथ की लंबाई, इस पथ की लंबाई को दूरी कहेंगे। लेकिन विस्थापन का मतलब होता है अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। अब इसमें कह रहा था कि वस्तु की दूरी ही जीरो हो जाए, मतलब वस्तु यहाँ से चले ही ना, तो जब चलेगी नहीं तो विस्थापन हो पाएगा? नहीं हो सकता, संभव। इसलिए यहाँ पर विस्थापन शून्य होगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति क्या होगी? आपको अच्छे से पता है P = होता है W/T, क्योंकि शक्ति पूछा है, शक्ति का मात्रक जो होता है वाट ही होता है। तो और W बराबर क्या होता है? mgh होता है और बाई T, mgh/T। अब ये आपका कितना दिया है? 40 किलोग्राम। G आपका कितना दिया है? 10। और H आपका कितना दिया है? अब इसमें H डायरेक्ट नहीं दिया है, कह रहा है कि प्रत्येक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर लंबी है, प्रत्येक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर लंबी है और कुल कितनी सीढ़ियाँ हैं? 50 सीढ़ियाँ। तो वो कितनी दूरी जा पाएगा? 15 × 50 जा पाएगा, 15 × 50। अब ये किस में है? सेंटीमीटर में है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में, तो हम 100 से डिवाइड कर लेंगे। और उसके बाद कह रहा था, और नीचे क्या है? समय रखना है। समय की वैल्यू कितनी दिया है? 10 सेकंड, तो इसमें 10 से भी डिवाइड कर देंगे। ये 10 से 10 कट जाएगा, ये 2 जीरो से, एक जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो 15 × 60 और 5 300, यानी कि कुल सामर्थ्य कितनी होगी? 300 वाट होगी। बात अच्छी समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके द्वारा प्राप्त हुई ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है?
तो हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे पास जितनी एनर्जी की आवश्यकता रहती है उतने ग्लूकोज टूट के उतनी हमको एनर्जी दे देते हैं। लेकिन जिस एनर्जी की हमें आवश्यकता नहीं होती है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके शरीर में स्टोर एनर्जी के रूप में रख देता है। लेकिन जब हमें फिर से एनर्जी की आवश्यकता होती है तो वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में फिर से टूट जाता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिल जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित अंतर लागू किया जाए तो तार में करंट का प्रवाह 1 एम्पियर हो। तो आपसे इसमें किसके बारे में बात किया गया है? वोल्ट के बारे में। यानी आपसे बात किया गया है वोल्ट और एम्पियर। वोल्ट का मतलब बी है, वी मतलब कितना वोल्ट दिया है? 2 वोल्ट दिया है, 2 वोल्ट। और आई मतलब दिया है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, यदि 1 एम्पियर दिया है, आपसे क्या पूछा है? आर पूछा है। आप सीधे इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, वी इक्वल टू आई आर। तो आर इक्वल टू कितना जाएगा? वी बाई आई। वी की वैल्यू 2 है और आई की वैल्यू 1 है, तो 2/1 से आ जाएगा 2 क्या था? प्रतिरोध है, यानी कि रेजिस्टेंस है, तो इसका मात्रक होता है ओम, 2 ओम। यानी कि आंसर नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 जो कि है, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है वो स्रावित होता है। अब इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है इसका क्या काम होता है? शरीर में जो हमारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित बनाए रखने का काम इंसुलिन हार्मोन्स का होता है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन में बदल नहीं पाता है, अर्थात ब्लड में यानी कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उसे डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स, अब हार्मोन्स 2 होते हैं, एक एंड्रोजन होता है, एक एस्ट्रोजन होता है। तो एंड्रोजन हार्मोन्स जो होता है मेल्स हार्मोन है और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये फीमेल हार्मोन है। थायरॉक्सिन जो होता है एक गले में ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है जिसका नाम थायराइड ग्लैंड होता है, यानी थायराइड ग्रंथि होता है। और थायराइड ग्रंथि से जिस हार्मोन्स का स्राव होता है उसी हार्मोन्स को ही थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, जिसे 4 ऑप्शन दिया गया है। कह रहा है यदि किसी दर्पण अवतल दर्पण ये हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब कह रहा था कि उसके वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी जाती है, तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ये दर्पण जिस गोले से काटकर निकाला गया था उसी के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो मान लीजिए बिंदु यहाँ पर था, वस्तु यहाँ रखी गई, ठीक। अब ये जब जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं दर्पण पर परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और जो किरणें फोकस से जाती हैं वो दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जो किरणें फोकस से जाती हैं दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। इसमें एक वर्ड बार बार फोकस आ रहा है। फोकस कहते किसे हैं? तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ से परावर्तन के पश्चात किरणें होकर जाती हैं उसी बिंदु को फोकस कहते हैं। अब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा ये नीचे की तरफ बनेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब होता है, पहला बात है वास्तविक होता है, क्योंकि देखिए वास्तविक किरणों के काटने से बना है, ये वास्तविक किरणें हैं। यदि ये किरणें अपवर्तित हो जाती तो पीछे जो बढ़ाने पर मिलता वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता या आभासी प्रतिबिंब बनाता। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये
आपकी वास्तविक हो गया। और उसके बाद क्या होता है कि जो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो वस्तु की जो लंबाई होती है वो प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है वो सेम होती है। इसलिए इसमें ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, जिसमें वस्तु और प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो समान होगा। इतनी बात समझ में आ गई। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है एक लेंस में +2D यानी +2 डायोप्टर की शक्ति है, यानी कि जो इसका P है P = 1/f होता है, जिसमें इन्होंने इसकी क्षमता 2 डायोप्टर दिया है, 2 डायोप्टर प्लस में है। तो इसकी फोकस लंबाई क्या होगी। अब इसमें तो f का मान आपसे पूछा है, तो P = होता है 1/f, P = 1/f, P की वैल्यू +2 है और इसमें 1/f होता है, यहाँ f होता है मीटर में, किस में, मीटर में। तो हम इसको यदि 100/f कर देंगे तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। 100/f कर देंगे सेंटीमीटर में, इसकी वैल्यू कितना दी है, 2 दी है, तो 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगी। नहीं, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर बोलो या बोल दो 0.5 मीटर बोल दो। अब किस में आया है, प्लस में। अब यदि ये प्लस में आया 0.5 आई थी, चूँकि यहाँ प्लस में दिया था इसलिए किस में आया था, प्लस में। और जो यदि फोकस दूरी प्लस में आई है तो फोकस दूरी प्लस में होती है तो उत्तल लेंस होता है, यदि फोकस दूरी माइनस में होती है तो अवतल लेंस होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में केवल इतना ही बताया गया है, इसमें से किसी ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। वही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र होता है C3H8 होता है, C3H8। ये कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जो इन ग्रुप वाले होते हैं, यानी कि जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, उसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। अब इसमें क्या है, प्रोपेन है, तो प्रोप का मतलब होता है 3, प्रोप का मतलब होता है 3, जिसे मेथ का मतलब 1, एथ का मतलब 2, प्रोप का मतलब 3, ब्यूट का मतलब 4, पेंट का मतलब 5। तो इसमें मेथ प्रोप के लिए बात हुआ तो प्रोप के लिए इनका मान रखेंगे 3 और एच के लिए 3 दूनी 6 और 2 8 आ जाएगा। C3H8 प्रोपेन का हो गया। अब C2H6 क्या है, ये एथेन है, ये प्रोपेन हो गया, और ये CH4 है तो ये मेथेन होगा। अब ये C4H8 है, 4 के लिए हम लोग क्या लिखते थे, ब्यूट वर्ड यूज करते थे, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम लोग कल फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।